हेलो दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जीके व साइंस के 30 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर कंपटीशन के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन सर्वप्रथम मिल सके। दोस्तों इसमें 1 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है। मतलब जो गौतम बुद्ध का जो जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो वो आपको याद रखना दोस्तों, कमल। ये कमल बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह था। और बुद्ध के गर्भ में आने का जो प्रतीक चिन्ह था वो था हाथी। ठीक है ना। बुद्ध के गर्भ में आने का जो प्रतीक चिन्ह वो हाथी था और जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या था, कमल था। और बुद्ध के और जो ज्ञान का जो प्रतीक चिन्ह था तो वो आपको याद रखना, वो क्या हो जाएगा, पीपल हो जाएगा। ठीक है ना। और बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो वो आपको याद रखना, घोड़ा। ये चारों की जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। और बुद्ध की जो मृत्यु का जो प्रतीक चिन्ह है तो वो आपको याद रखना, स्तूप। क्या है, स्तूप। और स्तूप के बारे में दोस्तों आप सभी जानते हो कि जो स्तूपों का जो संबंध है वो किस धर्म से है, तो आपको याद रखना बौद्ध धर्म से है। और भारत में जो स्तूपों का निर्माण करने वाला जो शासक कौन था, तो वो आपको याद रखना, वो था सम्राट अशोक, जिसने 84,000 बौद्ध स्तूपों का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। फिर देखिए दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछो मत आप। ठीक है ना। फिर 2 नंबर है, महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी। दोस्तों महावीर स्वामी की जो भिक्षुणी संघ की जो प्रधान थी, तो वो आपको याद रखना, ये चंदना थी। कौन थी, ये चंदना क्या थी, इसकी प्रधान थी। और उसकी महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था, तो वो आपको याद रखना, त्रिशला था। ठीक है ना। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है इसके बारे में आप याद रखना, वह राजस्थान में है। और राजस्थान के कहाँ, तो राजस्थान के माउंट आबू में। राजस्थान के माउंट आबू में। ये ऑप्शन थोड़ा गलत दे रखा है, आप पर्वत मतलब आबू पर्वत। ठीक है ना। तो दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो जैन धर्म से संबंधित है। और दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है, तो वो राजस्थान के माउंट आबू में है। ये राजस्थान का माउंट आबू, ये राजस्थान के किस जिले में है, तो आपको याद रखना, राजस्थान के ये सिरोही जिले में है। फिर देखिए दोस्तों आगे वाला है 4 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखा है कि सेन वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों सेन वंश का जो संस्थापक था वो सामंत सेन था। ठीक है ना। और सेन वंश तो आपको याद रखना, ये बंगाल का वंश था। कहाँ का वंश था, सेन वंश। और जो पाल वंश है ना, ठीक है ना, सेन वंश और पाल वंश ये दोनों वंश है, तो आपको याद रखना बंगाल का वंश है। और सेन वंश का जो संस्थापक था वो आपको याद रखना सामंत सेन था। और सेन वंश का सबसे महान शासक था वो था लक्ष्मण सेन। ये सेन वंश का सबसे महान शासक था। ठीक है ना। सेन वंश की राजधानी कौन सी थी, तो आपको याद रखना नदिया या लखनऊ थी। नदी या लखनऊ थी, ये क्या थी, सेन वंश की राजधानी थी। और जो कहाँ पड़ता है, तो आपको याद रखना बंगाल में पड़ता है। फिर देखिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। ठीक है ना। वो मेवाड़ का वंश था। और मेवाड़ का वंश कौन सा था, तो आपको याद रखना सिसोदिया वंश। कौन सा वंश था, सिसोदिया वंश। क्योंकि महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और सिसोदिया वंश था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में क्या हुआ था, एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध को अपन कहते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। और ये कब हुआ था दोस्तों, आपको याद रखना, ये 18 जून और 1576 को ये युद्ध हुआ था। आपको याद रखना हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था, तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ठीक है ना। और इसमें दोस्तों वर्तमान जो साक्ष्यों के आधार पर बताया जाता है कि महाराणा प्रताप की इस युद्ध में क्या हुई थी, विजय हुई थी। लेकिन पहले जो इतिहास की बुक्स है इसमें दिया गया है कि ये युद्ध, इसमें कई इतिहासकार बताते हैं कि अकबर की विजय थी और कई बता रहे हैं कि युद्ध अनिर्णायक रहा था। लेकिन वर्तमान साक्ष्यों के आधार पर इसे बताया जाता है कि इस युद्ध में और महाराणा प्रताप की क्या हुई थी, विजय हुई थी। और इस युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अकबर का सेनापति था वो मानसी था। ठीक है ना। जयपुर का जो अमेर का जो खचवा शासक था मानसी क्या था, अकबर का सेनापति था। फिर देखिए दोस्तों ये जो 23 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखा है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 23 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या करती थी। और इसीलिए 30 जनवरी को
30 जनवरी, इसीलिए 30 जनवरी को अपन भारत में किस रूप में मनाते हैं? शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसके अलावा 23 मार्च है ना, 23 मार्च आपको याद रखना, एक तो 23 मार्च और एक 30 जनवरी, इन दोनों को और भारत में किस रूप में मनाते हैं? शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 23 मार्च को सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, उनको फांसी, अंग्रेजों ने फांसी दी थी। और 30 जनवरी को क्या है, नाथूराम गोडसे ने और महात्मा गांधी की क्या की थी? हत्या की थी। इन दोनों दिवसों के रूप में और भारत में किस रूप में मनाते हैं? तो शहीद दिवस रूप में मनाते हैं। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप याद रखना दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है, पूछो मत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करो, आप चैनल शेयर करो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन सर्वप्रथम मिल सके। फिर है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो 1942 में प्रारंभ किया गया था, ये आपको याद रखना। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ये प्रारंभ किया गया था, ठीक है ना। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश ने ली है? तो देखिए दोस्तों, जो एक तो संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है ना, एक जो कलेक्टर का पद है, ठीक है, एक जो एकल नागरिकता है, एक जो प्रधानमंत्री का पद है, ये सभी जो व्यवस्था है ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से, मतलब इंग्लैंड से ली गई है, ठीक है ना। अमेरिका से क्या ली गई दोस्तों? अमेरिका से जो राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा दोहरी नागरिकता वो भी कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया है, तो ये आपको याद रखना। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो मूल अधिकार है ना, मूल अधिकार, ये मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपको याद रखना, अमेरिका से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप याद रखना, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का, ठीक है ना, समवर्ती सूची जो ली गई है अपने संविधान में, वो किस देश के संविधान से ली गई है? वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। फिर देखिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। इसमें क्या देख रहा है? वर्तमान में और जो संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य? दोस्तों वर्तमान में जो अपना भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य वो कितने हैं? 11 है। लेकिन कई बार आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य है? तो वो आपको याद रखना 10 है। वो कितना है? 10। और वर्तमान में जो मूल कर्तव्य कितने हैं? तो वो आपको याद रखना 12 है। लेकिन दोस्तों आप मूल अधिकार या मौलिक अधिकार पूछ ले तो वर्तमान में, अब वर्तमान में और मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार कितने? 6। लेकिन मूल संविधान में और मौलिक अधिकार कितने हैं? तो वो आपको याद रखना 7। ये चारों क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और हर कंपटीशन के अंदर पूछे जाते हैं। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो या आर्मी की तैयारी कर रहे हो या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो या एमटीएस की तैयारी या एसएससी, जो भी आप दिल्ली पुलिस जो भी तैयारी कर रहे हो, तो हर कंपटीशन अंदर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्तमान में जो मूल अधिकार है वो कितने? 6 है। और मूल संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? वो 7 है। वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 है और मूल संविधान में मूल कर्तव्य कितने हैं? तो 10 है। और मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपको याद रखना रूस देश के संविधान से लिया गया है। फिर देखिए दोस्तों आगे वाला है 10 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है? इसमें दिया गया है कि कृष्ण क्रांति का संबंध है। दोस्तों कृष्ण क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम के उत्पादन से या खनिज तेल के उत्पादन से है कृष्ण क्रांति का संबंध। काली क्रांति का संबंध है कोयला से। और दूसरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से, ठीक है ना। दूसरी क्रांति, तो आपसे पूछ लीजिए दूसरी क्रांति का संबंध किससे? उर्वरक उत्पादन से। और काली क्रांति का उत्पादन कोयला उत्पादन से। और जो कृष्ण क्रांति से संबंधित है तो वो आपको याद रखना, वो कृष्ण का मतलब काला ही होता है, तो वो आपका खनिज तेल उत्पादन से या कोयला उत्पादन से है। तो इसमें खनिज तेल उत्पादन थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। फिर देखिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में दोस्तों गन्ने का उत्पादन करने वाला सर्वाधिक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा उत्पादन है? और दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा उत्पादन है? लेकिन भारत में गन्ने की यह शुगर मिल सर्वाधिक का है, तो शुगर मिल सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। शुगर मिल तो कहाँ है? महाराष्ट्र में। लेकिन गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो वो उत्तर प्रदेश में होता है। और उत्तर प्रदेश का गेहूं उत्पादन में भी प्रथम स्थान है और दुग्ध उत्पादन में भी पूरे भारत में क्या है? प्रथम स्थान है, ये आप याद रखना। फिर देखिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या रखा है? इसमें कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, और पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह दोस्तों चंद्रमा।
और चंद्रमा को अपन क्या कहते हैं, जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा को अपन क्या कहते हैं, जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। लेकिन ये ना, ये आर्यभट्ट है, ये रोहिणी है, ये जो पृथ्वी की क्या कृत्रिम उपग्रह है, ठीक है ना। और मंगल एक खुद आपको याद रखना, ये भी एक ग्रह है। फिर देखिए दोस्तों, आगे वाला है जो 13 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्षोमंडल की धरातल से ऊंचाई कितनी है। दोस्तों क्षोमंडल के बारे में आप याद रखना, जो आंधी है, ठीक है ना, जो आंधी है, तूफान है, जो वर्षा है, आदि सभी के सभी क्रियाएं किस मंडल में होते हैं, तो आपको याद रखना क्षोमंडल में होती है, ठीक है ना। और क्षोमंडल की अधिकतम ऊंचाई कितनी है, तो लगभग कौन सी है, तो 12 किलोमीटर है, ठीक है ना। और क्षोमंडल के बाद में कौन सा समताप मंडल है। और समताप मंडल के बारे में आपको याद रखना दोस्तों, जो वायुयान के लिए आपसे पूछा जाएगा कि वायुयान के लिए अनुकूल कौन सी मंडल है, कौन सा मंडल है, तो वो आपको याद रखना समताप मंडल। समताप मंडल में आपको याद रखना जहाज वगैरह ये उड़ती है, क्योंकि आंधी तूफान की संभावना बहुत कम होती है, यहाँ तापमान क्या होता है, समान रहता है। फिर ओजोन मंडल के बारे में दोस्तों आपको याद रखना, ये पृथ्वी के अपने रक्षा कवच के रूप में क्या करती है, कार्य करती है, अपने पृथ्वी के रक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। कौन सी मंडल, तो ओजोन मंडल, ठीक है ना। और ओजोन मंडल को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है, तो वो आपको याद रखना दोस्तों CFC गैस है। कौन सी गैस है, तो CFC गैस है। बहुत अच्छी क्वेश्चन है दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों, ये जो 14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व जो पर्यावरण दिवस, मैंने कल आल वाले पेपर में बताया था, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को, ठीक है ना। 14 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, विश्व मानक दिवस, ठीक है ना। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 अक्टूबर को। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को, ठीक है ना। फिर विश्व साक्षरता दिवस, विश्व साक्षरता दिवस, ये विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो वो आपको याद रखना 8 सितंबर को। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो 5 जून और 11 जुलाई, ये दोनों को दोनों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कंपटीशन का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर देखिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है, ये जीके का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन सर्वप्रथम मिल से। और अपने दोस्तों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इसमें दे रखा है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के लेखक है। पृथ्वीराज रासो के लेखक है दोस्तों, वो है चंद्रवरदाई। कौन है, चंद्रवरदाई, ये पृथ्वीराज रासो के लेखक है। लेकिन आपसे पूछ लिए पृथ्वीराज विजय, ठीक है ना, पृथ्वीराज विजय के रचनाकार कौन से है, तो वो है जयनक। ये जयनक है, ये पृथ्वीराज विजय के रचयिता है। लेकिन पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, चंद्रवरदाई। और ये जो चौहान शासक था, ठीक है ना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का क्या था, एक सखा था या उसका दरबारी कवि था, ठीक है ना। फिर बाणभट्ट, ये बाणभट्ट तो दोस्तों आपको याद रखना हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। ये बाणभट्ट आपको याद रखना हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। इसकी 2 रचनाएं हैं, एक तो है हर्षचरित, एक तो कौन सी है, हर्षचरित, और दूसरी है कादम्बरी। दूसरी कौन सी है, कादम्बरी। ये दोनों की दोनों रचना ना, ये आपको याद रखना बाणभट्ट की है। ये बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहता। फिर देखिए दोस्तों कल्लन है ना, ये कश्मीर का कवि है। कैसे कल्लन और कैसे कश्मीर, ये कश्मीर का कवि था। और उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रचना है उसका नाम है राज तरंगिणी। तो आपसे पूछ ले जाए कि राज तरंगिणी पुस्तक का रचयिता कौन है, तो आपको याद रखना कल्हण था। कौन था, कल्हण था। फिर देखिए दोस्तों जयदेव, तो आपसे पूछ लीजिए कि गीत गोविंद पुस्तक का रचयिता कौन था, तो गीत गोविंद जो पुस्तक का रचयिता था, तो आपको याद रखना जयदेव थे। ये सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छी क्वेश्चन है, पूछो मत। अब देखिए दोस्तों आगे वाला जो अपना जो सेक्शन बी है, और सेक्शन बी में आपको याद रखना साइंस के क्वेश्चन दे रखना है। लेकिन इसमें एक जो क्वेश्चन है, ये 16 नंबर क्वेश्चन है, ये साइंस में भी आता है और ये जीके में हो जाता है, ठीक है ना। 16 नंबर क्वेश्चन इसमें देखा है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है। तो दोस्तों राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है, तो ये एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, ये एक ट्रिक बताता हूँ कि अपना जो भारत का जो गोवा राज्य है, जो सबसे छोटा राज्य है, वो समुद्र के किनारे है। और गोवा की राजधानी कौन सी है, पणजी है। तो आपको याद रखना कि राष्ट्रीय जो समुद्र विज्ञान संस्थान है, तो वो कहाँ है, तो आपको याद रखना पणजी में है। फिर देखिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिए कि सर्वदाता रकत समूह है। सर्वदाता रकत समूह है, तो वो कहाँ है, पहला लगा
फिर देखिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है, सर्वदाता रकस्म में कौन सा है? तो आपको याद रखना ओ। और सर्वदाता रकस्म को इसे सर्वदाता रकस्म क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, इसमें क्या पाए जाते हैं? एंटीबॉडी पाए जाते हैं, और इसीलिए से अपन क्या कहते हैं? सर्वदाता रकस्म कहते हैं। और ए बी को अपन क्या कहते हैं? सर्वग्राही रकस्म कहते हैं, सर्वग्राही रकस्म कहते हैं। मतलब ए बी रकस्म वाला व्यक्ति सभी से रकत ले सकता है और ओ वाला सभी को दे सकता है, इसीलिए इसे दाता कहते हैं, इसलिए इसे ग्राही कहते हैं। फिर देखिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है? पूछो मत। इसमें यह दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? दोस्तों जीवाणु के कारण जो रोग होता है, ये जो 4 रोग है, इसमें कौन सा रोग आप बताइए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये याद रखना। जो हैजा रोग होता है ना, हैजा, ये जीवाणु के द्वारा आता है। और किस जीवाणु के द्वारा? वीरियो कॉलेरा, वीरियो कॉलेरा नामक जीवाणु से क्या होता है? हैजा होता है। और हैजा से दोस्तों आपको याद रखना आंत प्रभावित होता है। और हैजा से अपने शरीर में किसकी कमी हो जाती है? जल की कमी हो जाती है, क्योंकि हैजा में उल्टी उदस्त की क्या होती है? शिकायत होती है, और जिसे अपन क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन कहते हैं। और इसके उपचार के लिए कौन सा घोल पीते हैं? तो ORS का घोल पीते हैं। और ORS घोल को अपन क्या कहते हैं? जीवन रक्षक घोल कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक हैजा की क्वेश्चन पीछे अपन 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फिर देखिए तो पेचिस, और पेचिस के बारे में आप याद रखना दोस्तों, इससे आंत प्रभावित होता है। क्या होता है? आंत। ये पेचिस किससे होने वाली बीमारी? ये परजीवी से होने वाली बीमारी है, परजीवी या प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। इस आंत क्या होता है? प्रभावित होता है। चेचक देखिए दोस्तों, ये विषाणु या वायरस से होने वाली बीमारी है, ये वायरस से होने वाली बीमारी है, जिसे अपन बड़ी माता भी कहते हैं, शीतला माता भी कहते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो आपको याद रखना एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने और चेचक के टीके का क्या किया था? आविष्कार किया था। और फिर इन्फ्लुएंजा, ये भी वायरस से होने वाली बीमारी है। फिर देखिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि आलू का खाने योग्य भाग है, आलू का जो खाने योग्य भाग है दोस्तों वो तना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पूछो मत, हर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। कुन्नेन प्राप्त किया जाता है दोस्तों, कुन्नेन सिनकोना पेड़ से प्राप्त किया जाता है। और सिनकोना पेड़ के किस भाग से? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, छाल भाग से। और किस रोग के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है? तो मलेरिया रोग के उपचार में और कुन्नेन औषधि का उपयोग किया जाता है। और सिनकोना पेड़ से प्राप्त होता है। और सिनकोना पेड़ के किस भाग से? ऑप्शन में आएगा जड़ से या पत्तियों से या बीज से, तो आपको याद रखना छाल से, ठीक है ना, छाल से प्राप्त होता है। फिर देखिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के कच्चे माल के रूप में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये आवश्यक है। और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में दोस्तों मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी की तापमान में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, और जिसे अपन क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ये आग बुझाने में सहायक होती है, ये रोटी फुलाने में सहायक होती है, ठीक है ना। और शीतल पेय पदार्थ, इसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो आपको याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। और ये प्रदूषक गैस नहीं है, सबसे प्रदूषक गैस है वो है ये CO, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे प्रदूषक गैस है, ठीक है ना। फिर दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा कौन सी गैस निकलती है? तो वो ऑक्सीजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। लेकिन प्रकाश संश्लेषण कौन सी गैस आवश्यक है? तो वो है CO2। ये आपको याद रखना है। फिर देखिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? सिगरेट लाइटर से आपको याद रखना ब्यूटेन गैस निकलती है। लेकिन मीथेन के बारे में दोस्तों बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो मीथेन का जो अणुसूत्र होता है CH4 होता है। और फिर आपसे पूछा जाएगा कि किण्वन क्रिया के दौरान कौन सी गैस सहायक होती है? तो मीथेन होती है। बायोगैस या गोबर गैस से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। या दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। इसके अलावा दोस्तों मीथेन गैस पृथ्वी के तापमान में उत्तरदायी भी क्या होती है? उत्तरदायी होती है। फिर देखिए दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए कि यूरिया का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों यूरिया का जो रासायनिक सूत्र है वो NH2CO NH2 ये यूरिया का रासायनिक सूत्र, ये आपको याद रखना। ये अमोनिया का सूत्र है, ये अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है, ठीक है ना। ये अमोनिया का सूत्र है, ये अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है, ठीक है ना। और जो यूरिया का जो रासायनिक सूत्र है वो NH2CO NH2 ये यूरिया का रासायनिक सूत्र है। और यूरिया के बारे में
आप याद रखना दोस्तों, अपने यूरिया अपने रक्त में पाया जाता है, ठीक है ना। और इसका अब यूरिया का जो अपने शरीर में निर्माण होता है वो कहाँ होता है, यकृत में क्या होता है, इसका निर्माण होता है। यह से यूरिया, यह से यकृत। इसके अलावा दोस्तों अपने किडनी या गुर्दा खराब होने पर अपने रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है कि कार्बन डेटिंग निम्न में से की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। दोस्तों कार्बन डेटिंग जो पद्धति है, तो ये आपको याद रखना, ये जीवाश्म की आयु निर्धारण करने में क्या होती है, सहायक होती है। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा। दोस्तों हाइड्रोजन को अपन, जो ये हाइड्रोजन है और इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर अपन जलाएंगे तो इसमें क्या है ना, जल बनेगा, ठीक है ना। H2, इसमें क्या बनेगा, इसमें पानी बनेगा, क्या बनेगा, पानी बनेगा। तो ये आपको याद रखना। और हाइड्रोजन के बारे में दोस्तों आप सभी जानते हो कि हाइड्रोजन को अपन क्या कहते हैं, भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। और सूर्य और तारों का जो अधिकांश भाग है वो किससे बना होता है, हाइड्रोजन से बना होता है। और हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व है, ये आपको याद रखना। और इसे अपन भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। फिर देखिए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या रखा है कि मूत्रालयों में पराई नाक चुबाने वाली गंध का कारण है। ये दोस्तों आप बताइए कि जो मूत्रालयों में, जो सार्वजनिक मूत्रालय होते हैं उसमें जो गंध आती है नाक चुबाने वाली, ठीक है ना, तो वो कौन सी, किस गैस की वजह से आती है। तो वो दोस्तों आपको याद रखना, अमोनिया की वजह से, ठीक है ना। और आपको याद रखना जो ताज़ा मूत्र होता है और उसमें जो गंध आती है वो किसके कारण आती है, वो यूरिनोड के कारण आती है, यूरिनोड के कारण। लेकिन मूत्रालय में जो गंध आती है वो अमोनिया के कारण। और मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किसका क्रम होता है, वो यूरोक्रोम के द्वारा होता है। और मूत्र का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, वो अपनी किडनी में क्या होता है, मूत्र का निर्माण होता है। और रक्त का शुद्धिकरण भी वो भी कहाँ होता है, अपनी किडनी में होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नहीं 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें देख क्या रखा है, इसमें यह दे रखा है कि गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नियम के जो आविष्कारक है वो न्यूटन है, ठीक है ना। और न्यूटन ने ही गति का नियम दिया था, ठीक है ना। एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। फेराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ठीक है ना, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का जो आविष्कार किया था वो फेराडे ने किया था। विद्युत बल्ब का एडिसन ने। और न्यूटन के बारे में आप याद रखना, इसने गति का आविष्कार किया था। और रॉबर्ट वाटसन ने रडार यानी कि प्रणाली के बारे में इसने ज्ञात किया था। फिर देखिए दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखा है पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है। तो वो 24 घंटे में लगाती है, नहीं ये एक साल में लगाती है। तो एक साल में कितने दिन होते हैं, तो 365.25 दिन, ठीक है ना। पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के एक चक्कर आपको याद रखना वो 365.25 दिन में लगाती है, या 365 से 1/4 भी आ सकता है, तो आपको याद रखना। फिर देखिए दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या देखा है कि परमाणु बम का विकास किसने किया था, या परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। मैंने पहले ही बता दिया था कि परमाणु बम का आविष्कार ओपेनहाइमर ने किया था, ठीक है ना। और सबसे पहले अमेरिका ने, और जापान के जो नागासाकी और जो हिरोशिमा जो शहर थे उस पर अमेरिका ने क्या करवाया था, परमाणु बम गिरवाया था, ठीक है ना। कब गिराया था, तो 1945 में ये जो बम गिराया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है ना। और परमाणु बम किससे बनाए जाते हैं दोस्तों, प्लूटोनियम से परमाणु बम बनाए जाते हैं। फिर दोस्तों हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था, तो वो आपको याद रखना एडवर्ड टेलर ने किया था। देखिए दोस्तों साइंस का लास्ट क्वेश्चन है अपन, जो 30 लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन है सूर्य की सतह का तापमान। इसमें देखिए सूर्य की सतह का तापमान होता है, तो दोस्तों सूर्य का जो सतह का तापमान होता है तो वो 6000 डिग्री होता है लगभग, ठीक है ना। वो 5800 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, सूर्य का तापमान होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछो मत। और अपने दोस्तों को शेयर करना। ये देखिए दोस्तों अपने जीके और साइंस के अपने ये क्वेश्चन अपने कंप्लीट होते हैं।